दिल्ली में शासन करने वाले अनेक शासकों में से एक का नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 साल तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन फिर भी शेर शाह सूरी का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। 2 कारण रहे। एक, अदना सा मुगल सैनिक इतना ताकतवर हो गया कि उसने हुमायूं की फौज को हरा दिया। इतना ही नहीं, हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरा कारण, शेर शाह सूरी ने एक रोड का निर्माण कराया जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रोड नहीं थी। इस रोड के चलते एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोया जा सका, और इसी रोड के कारण 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज दिल्ली में विद्रोह की आग को बुझा पाए। क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं तारीख। हम आज बात करेंगे एशिया और भारत की सबसे पुरानी सड़क की, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसका नाम हमेशा से ये नहीं था, समय समय पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया गया। मसलन उत्तरा पथ, सड़क-ए-आजम, बादशाही सड़क, जरनैली रोड। नक्शे में देखेंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश में चटगांव तक जाती है और बीच में उत्तर भारत के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जिनमें एक राजधानी दिल्ली है। ये पूरी रोड लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। बात सही है, लेकिन टेक्निकली इसमें कुछ पेच हैं। मसलन शेर शाह सूरी के वक्त में इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि शेर शाह से पहले कोई रास्ता नहीं था, बल्कि ये रास्ता ईसा से भी पहले से मौजूद था। कौटिल्य के लिखे से पता चलता है कि मौर्य काल में उत्तरा पथ नाम का एक रास्ता हुआ करता था जो उत्तरी भारत को क्रॉस करता था। वहीं एक दूसरा रास्ता था दक्षिणा पथ, जो दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र तक जाता था। दोनों रास्ते सारनाथ में मिलते थे, जिसके कारण उस समय में सारनाथ एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि उत्तरा पथ का इस्तेमाल विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए किया जाता था, और आगे चलकर ये सिल्क रूट का हिस्सा भी बना। उत्तर में खैबर दर्रे को पार कर आने वाले व्यापारी और यात्री इसी मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। मेसोपोटामिया और यूनान से व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। मौर्य काल में यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपने लिखे में उत्तरा पथ का जिक्र किया है। वो लिखता है, ये मार्ग 8 चरणों में बना हुआ है। तक्षशिला से सिंधु तक, वहां से झेलम तक, आगे सतलज तक और सतलज से यमुना तक। मेगास्थनीज के लिखे में आगे इस रास्ते के कन्नौज, प्रयागराज और पाटलिपुत्र तक जाने का जिक्र है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यह पूरा रास्ता नदियों के किनारे बना था और अधिकतर व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था। मेगास्थनीज के अलावा सांची के बौद्ध स्तूपों में कस्सापागोला नाम के एक बौद्ध मुनि का जिक्र है, जिसने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था ताकि हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। मौर्यकाल के बाद अब चलते हैं सीधे 16वीं सदी में। शेर शाह सूरी का राज साल 1540 में शुरू हुआ। 1539 और 40 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुए, जिसमें हारकर हुमायूं को भागना पड़ा। इसके बाद शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। इसी उद्देश्य के चलते उन्होंने सड़कों का निर्माण शुरू किया। इन सड़कों के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि सेना आराम से ट्रैवल कर सके। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा रास्ता, जिसे शेर शाह सूरी के वक्त में सड़क-ए-आजम कहा जाता था, व्यापार का एक सुलभ साधन बन गया। शेर शाह सूरी ने इस रास्ते को पक्का करवाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा रास्ता उन्होंने ही बनवाया हो। बाकायदा लोकल सामंत भी अपने एरिया में सड़क बनाते थे। लेकिन शेर शाह सूरी को विशेष क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उनके समय में ये रास्ता लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन का ऐसा बेजोड़ सिस्टम बना जिसकी उस वक्त में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। शेर शाह सूरी के समय में इस सड़क को पक्का किया गया। यात्रा के लिए जगह जगह पर सराय बनाए गए। दिल्ली में ये जितने सराय आप सुनते हैं, कालू सराय, बेर सराय, सराय काले खां, ये सब ग्रैंड ट्रंक रोड और उससे जुड़ी सड़कों पर ही बनाए गए थे। इन सराय में न सिर्फ रहने का इंतजाम था, बल्कि मुफ्त खाना भी मिलता था। शेख रिजुल्लाह मुश्तकी अपनी किताब वकीयत मुश्तकी में लिखते हैं, शेर शाह ने हर दिन 500 तोले सोने की रकम तय की हुई थी, जिसे बेचकर भूखे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता था।
इतना ही नहीं, इस रोड के आसपास हर 8 कदम पर एक पेड़ लगाया गया ताकि खाने के लिए फलों और छाया का इंतजाम हो सके। साथ ही सड़क के किनारे कुएं खुदवाए गए ताकि यात्रियों के लिए पानी का बंदोबस्त हो जाए। तो क्या शेर शाह ने यह सब महज परोपकार के लिए किया था? जवाब है नहीं। शेर शाह सूरी को एक काबिल बादशाह माना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड के जरिए उन्होंने छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच बनाई। इसके 2 फायदे होते थे। एक ये कि शाही फरमान आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकता था और टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ जाता था। एक तीसरा फायदा और था। रोड के किनारे जो सराय बने हुए थे उनमें रुकने वाले यात्रियों की लिस्ट बादशाह के पास भेजी जाती थी, जिससे वो किसी भी संभावित विद्रोह या जासूसी या बाहरी आक्रमण पर नजर रख सकता था। हर सराय की देखभाल के लिए एक विशेष आदमी नियुक्त किया जाता था और हर रुकने वाले को उनके ओहदे के हिसाब से सरकारी सुविधा मिलती थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का एक मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पक्का करना था। हर सराय अपने आप में एक डाक पोस्ट हुआ करता था, जिसमें हर समय 2 घुड़सवार हरकारे मौजूद रहते थे। एक सराय से संदेश आता और हरकारा तुरंत उसे लेकर दूसरे सराय की ओर रवाना हो जाता। इस तरह आप चटगांव से लेकर काबुल तक संदेश भेज सकते थे, और वो भी कुछ ही दिनों में। इस दौर में दुनिया में और जगह भी रोड नेटवर्क बनाए गए थे। बाकायदा रोमन साम्राज्य के समय से सड़कों का इस्तेमाल होता आया था, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड जैसा उन्नत सिस्टम कहीं और नहीं था। शेर शाह सूरी ने यह मजबूत सड़क तो बनाई, लेकिन दिल्ली पर वो महज 5 साल राज कर पाए। इसके 10 साल बाद सूरी वंश का खात्मा हो गया और हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली हथिया लिया। मुगल बादशाहों ने इस सड़क का बखूबी इस्तेमाल किया। उनके समय में इसे बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में इस रोड के किनारे कोस मीनारें बनाई गई। ये मीनारें हर 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जाती थी। हालांकि इनका निर्माण शेर शाह के वक्त में ही शुरू हो गया था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के वक्त इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ। जहांगीर के समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे 600 कोस मीनारें बनाई जा चुकी थी। इनके अलावा मुगल काल में सराय भी और भव्य बनाए गए। बाकायदा सराय ऐसे बनाए गए जिनमें बादशाह के रहने के लिए कमरा बना होता था और पूरे ठाट बाट का इंतजाम होता था। मुगलों के बाद आया अंग्रेजों का काल। इस दौर तक एक खास बात जो देखने में आई थी वो ये थी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के आसपास के इलाके काफी तेजी से फले फूले थे। इनका विकास बाकी इलाकों से ज्यादा तेजी से हुआ था, जिसका एक मुख्य कारण था रोड के आसपास ट्रेड को बढ़ावा मिलना। इसलिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने फायदे के लिए इस रोड को पक्का करवाने का काम शुरू किया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार तब हर 1 मील को पक्का करने पर 1000 पाउंड रकम का खर्च आया था। बाकायदा जिसे हम PWD के नाम से जानते हैं, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने इसी सड़क के निर्माण और रख रखाव के लिए की थी। अंग्रेजों के ज़माने में ही इस रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया था और ये उनके बड़े काम की भी साबित हुई। खासकर 1857 के संदर्भ में देखें तो दिल्ली में विद्रोह को तेजी से दबाने में इसी सड़क का हाथ रहा था। 1856 में अंग्रेजों ने अंबाला से करनाल तक रोड को पक्का कर लिया था। दिल्ली में जब विद्रोह शुरू हुआ, अंबाला छावनी से फौज तुरंत दिल्ली पहुंची और विद्रोह व्यापक होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। वर्तमान समय की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड दुनिया में एक खास मुकाम रखती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सड़क है जो 4 देशों की राजधानी को आपस में जोड़ती है। भारत में ये NH-19 और NH-44 का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एशियन हाईवे 1 का हिस्सा है, जो एशिया का सबसे लंबा हाईवे है और जापान से भारत, ईरान, तुर्की होते हुए पुर्तगाल तक जाता है। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी कमल ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।